गुड इवनिंग। आज हम आपकी बुक कॉन्साइज टेक्स्ट बुक ऑफ बेसिक रेडियोग्राफी DRT पार्ट 1 के पहले पेज से पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर और पहला पेज है बेसिक फिजिक्स। अब बेसिक फिजिक्स वैसे तो आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि एक्सरे मशीन के अंदर एनोड होती है, कैथोड होती है। दोनों के बीच में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। विद्युत का प्रवाह करते हैं जो मिली एम्पीयर्स में नापी जाती है। वहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिर फिल्म के ऊपर जाके गिरते हैं और एक लेटेंट इमेज बनती है। फिर उस कैसेट को हम डार्क रूम में ले जाते हैं। डार्क रूम में उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर जाके विजिबल इमेज हमें दिखाई देती है। तो इस सारे जो हमारा एक ही उद्देश्य है कि अच्छी से अच्छी फिल्म प्राप्त करना, इसमें काफ़ी एटम्स, एलिमेंट्स, केमिकल्स ये सारे यूज़ होते हैं। तो इनके बारे में हमें बेसिक जानकारी होना जरूरी है। वह छोटी से छोटी रचना जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि बनी है, उसको एटम का नाम दिया गया है। यानी एटम सबसे छोटी इकाई है जिससे पूरा ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ लिविंग, नॉन लिविंग, सब वस्तुएं आ गई। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम, जो एक इनविजिबल पार्टिकल है। एटम हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। बहुत से एटम आपस में एटम्स केमिकल बॉन्ड से जब जुड़ते हैं, ये मैंने यहां बताया है, एटम को परमाणु कहा गया है।
एलिमेंट को तत्व कहा गया है। एटम से बड़ा एलिमेंट होता है। एलिमेंट से मिलके अणु बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है या ऑक्सीजन का एक एटम है। हाइड्रोजन का एक तत्व है, ऑक्सीजन का एक तत्व है। हाइड्रोजन के दो एटम मिलके रह सकते हैं, अकेला हाइड्रोजन नहीं रह सकता। ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, O2 होना जरूरी है। तत्वों से मिलके अणु बनते हैं। जैसे H2 एक अणु है और अणु आपस में मिलके कंपाउंड बनता है या यौगिक बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं या तो मॉलिक्यूल के रूप में उपलब्ध है या यौगिक के रूप में उपलब्ध है या तत्व के रूप में उपलब्ध है। तत्व के रूप में इंडिपेंडेंट उपलब्ध होने वाले जैसे कॉपर है, जिंक है, ये तत्व है। यौगिक जिंक सल्फेट है, यौगिक है, कंपाउंड है। तो अब हम बेसिक फिजिक्स में एटम्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। एटम क्या होता है? एटम एक इनविजिबल पार्टिकल है, यानी कि जो हमारी साधारण आंखों से नहीं दिख सकता। एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के या एटम के मास को बनाते हैं। यहाँ MASS जो मास है उसका मतलब हम साधारण भाषा में जो जानते हैं वो है वजन। तो एटम का वजन किस कारण होता है? वो उसके मास के कारण होता है। और मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनके वजन को ही, उन दोनों के वजन को मिलाकर ही एटम का मास बनता है। प्रोटॉन P से शुरू होता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन N से शुरू होता है, इसलिए उस पे वो न्यूट्रल होता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज का मतलब है करंट से मतलब है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों के अंदर वजन होता है। दोनों के वजन को मिलाकर ही एटम का वजन या मास बनता है।
इलेक्ट्रॉन्स के अंदर निग्लिजिबल वजन होता है, इसलिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में कोई वजन नहीं होता। निग्लिजिबल का मतलब है कि जो न के बराबर होना। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज तो नेगेटिव होता है लेकिन वजन नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे स्थित होते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर ये एनर्जी लेवल बने होते हैं। एक एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल, तीन लेवल। ये गोले जो बने हुए हैं इनको एनर्जी लेवल कहा गया है, या इनको शेल भी कहते हैं या ऑर्बिट भी कहते हैं। तो ये तीन नाम दिए गए हैं, एनर्जी लेवल, शेल और ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इन एनर्जी लेवल, शेल या ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो टोटल जो एटम है वो जितने एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चारों तरफ घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, उसी प्रकार ये न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स कई शेल्स के अंदर, कई ऑर्बिट्स के अंदर, कई एनर्जी लेवल के अंदर घूमते रहते हैं। तो बाहर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स का। तो एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप को एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और टोटल चार्ज जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव, दोनों बराबर होते हैं। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करीब करीब हर न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन का नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर याद रखने वाली जो बात है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोटे तौर पे ये याद रखने वाली बात है। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। यहां मैंने एक चार्ट भी बना रखा है। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये है मास यानी कि वजन, और ये है चार्ज। प्रोटॉन के अंदर मास होता है यानी कि वजन होता है, और चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। न्यूट्रॉन के अंदर मास होता है, वजन होता है, और उसके अंदर चार्ज नहीं होता, क्योंकि इसका नाम न्यूट्रॉन है और मतलब न्यूट्रल है ये, इसलिए चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें कोई मास नहीं होता, लेकिन उसके अंदर चार्ज होता है, वो होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम क्या है? इनविजिबल पार्टिकल है
और इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स के अंदर या ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर उसके उपग्रह, सूरज के चारों ओर उसके उपग्रह घूमते रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि टोटल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे और ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं एटॉमिक मास को, यानी एक एटम का वजन कितना है, जितने उसके अंदर प्रोटॉन है उसमें जोड़ दो, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दो और जितना मास हो जाएगा वही उसका एटम का मास कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियस के पास वाली जो शेल है इसको के शेल कहा जाता है, इसको के शेल कहा जाता है। ये के शेल है और ये एक है, इसके चारों ओर और भी हो सकती हैं और भी हो सकते हैं। और ये जो के शेल है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक ये पहले वाली जो शेल है इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक बात तो तुम्हारी बुक में नहीं लिखी हुई है, जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है या शेल होता है या एनर्जी लेवल होता है उसको कहते हैं अल्टीमेट शेल, और उसके जस्ट अंदर वाले शेल को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। अल्टीमेट शेल और पेन अल्टीमेट शेल तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ है, जानकारी के लिए बता रहा हूं, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया के शेल, और सबसे बाहर वाला जो होता है वो अल्टीमेट शेल होता है। और के शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और सबसे बाहर वाली जो शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर और जितने अंदर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, ये सारे एक दूसरे को खींच के रखते हैं ताकि ये यहां से, ये चारों ओर तो घूमते हैं लेकिन यहां से बाहर नहीं जा सकते, इससे बाहर नहीं जा सकते। ये प्रोटॉन वाले ये भी कहीं जा नहीं सकते, न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकते। ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है उसकी मात्रा इतनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इतना होता है 1.602 इंटू 10⁹। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अब ये बात है एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो है
वो किसी भी एटम की पहचान है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं और ये एटम की पहचान है। यानी अगर एटम बदल गया, एटम का नंबर बदल गया, किसी भी तत्व का अगर एटम नंबर बदल गया, इसका मतलब उसके प्रोटॉन बदल गए, तो वो एलिमेंट ही नहीं रहेगा, वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। तो इसलिए एटॉमिक नंबर को एटम की पहचान कहा गया है। और ये पहचान किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे नहीं डिपेंड करती। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल भी सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन बदलते ही वो तत्व ही नहीं रहेगा, वो दूसरा तत्व बन जाएगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ते ही। अब मास नंबर क्या चीज है? मास नंबर, मास मैंने बताया वजन, आम भाषा में इसको वजन समझिए, जिसको कि A द्वारा डिनोट करते हैं। और ये लिखा है मैंने प्रोटॉन, और ये लिखा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, वो वजन को बताते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, प्रोटॉन में मास होता है, न्यूट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स में कोई वजन नहीं होता, कोई मास नहीं होता। अब बाइंडिंग एनर्जी एक टर्मिनोलॉजी है तुम्हारी किताब में लिखी हुई। ये बाइंडिंग एनर्जी मैंने बताई है अभी भी कि ये पॉजिटिव प्रोटॉन जो बाहर घूम रहे हैं चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े रहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े रहते हैं, इसको ही बाइंडिंग एनर्जी कहा गया है। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बाइंड करके रखती है, यानी उसकी तरफ जोड़ के रखती है, उनको बाहर नहीं जाने देती। इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को ये बाइंडिंग एनर्जी अंदर जोड़ के रखती है, इनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़ के रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। ये एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? एटॉमिक नंबर पे और कौन सी शेल में है, कौन सी शेल में है उस पे डिपेंड करती है ये एनर्जी, और प्रोटॉन्स कितने हैं उसके ऊपर बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है। तो ये दो डायग्राम समझने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी जितने ऐसे बोर्ड तुम्हें बना के दिए हैं उनके ऊपर रिटन में दिया है, तो तुम्हें जिस दिन रिवीजन करना हो, एग्जाम देने के लिए जाना हो, चाहे थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, जल्दी से जल्दी इन पन्नों को देख लीजिए। एक पन्ने के अंदर पूरा चैप्टर आ जाता है, पूरे चैप्टर का रिवीजन एक पन्ने से ही कर सकते हो। तो इनको ध्यान से, इनकी हार्ड कॉपी निकाल लो, या इनको मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देखना चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, अब कुछ और टर्मिनोलॉजी है आपकी फिजिक्स से संबंधित। सबसे पहली है टर्मिनोलॉजी फोर्स। फोर्स क्या होता है? ताकत होता है। फोर्स होती है ताकत। ताकत या तो किसी चीज को हम धक्का दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं, या किसी को अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो इसको हम फोर्स कहेंगे कि फोर्स के द्वारा हमने फोर्स लगाया किसी चीज पे,
या तो उसको पुश करने में या उसको पुल करने में। तो फोर्स क्या कर सकता है? पुश और पुल के द्वारा किसी वस्तु पे, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर या तो हम फोर्स लगाते हैं, या तो हम इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के चेंजेस ला सकते हैं हम फोर्स लगाने के द्वारा। या तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ऐसे हो गई, या इसकी स्थिति को चेंज कर देंगे, यहां से यहां चला गया या यहां से यहां आ गया, तो ये स्थिति चेंज हो गई। या हम इसकी शेप या आकार को बदल देंगे, इतना फोर्स लगाएं कि इसके अंदर खड्डा पड़ जाए, तो ये उसकी शेप बदल गई। तो 3 चीजें फोर्स के द्वारा हम किसी वस्तु के अंदर 3 प्रवाह, या तो पुश करके परिवर्तन कर सकते हैं या पुल करके कर सकते हैं। पुश और पुल करेंगे, उस चीज के अंदर, उस वस्तु के अंदर 3 प्रकार के परिवर्तन आएंगे। या तो इसकी स्थिति बदल देते हैं हम, यहां से यहां चली गई, वहां से यहां आ गई, या इसकी दिशा बदल देते हैं। फोर्स के द्वारा हम इसकी दिशा भी बदल सकते हैं, ऐसे खड़ी है, इसको ऐसे कर सकते हैं, दिशा परिवर्तन हो गया। या इसके अंदर इतना फोर्स लगाएं कि इसके अंदर गड्ढा पड़ जाए, तो इसकी शेप में परिवर्तन हो सकता है। इस चीज को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन। फोर्स की इकाई होती है न्यूटन। न्यूटन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास। एक शब्द मैं बताना चाहता हूं, वेट भी आएगा फिजिक्स के अंदर। वेट क्या होता है? वेट वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो किसी चीज को अपनी ओर, पृथ्वी जो अपनी ओर खींचती है, उसको वेट कहते हैं। आमतौर पे आम भाषा के अंदर अपने जो वजन कहते हैं उसको वेट कहा जाता है। एक्चुअली वेट नहीं होता, वेट एक बैलेंस होती है, ऐसे टांगने वाली बैलेंस, यानी कि टांगने वाला ऐसा एक जिसपे ऊपर वजन नाप सकते हैं, ऐसे एक बैलेंस होती है। उसको पकड़ के कोई चीज लटक जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको किस प्रकार, कितने वजन से खींच रही है, वो उसका वजन कहलाता है। मास जो होता है वो हमेशा तकड़ी में, तराजू में तोला जाता है। तो ये फर्क होता है वेट में और मास के अंदर। जबकि हिंदी में हम दोनों को वजन ही कहते हैं, मास को भी वजन कहते हैं और वेट को भी वजन कहते हैं। तो अब वेट क्या होता है? ये यहां पे वेट आ गया है। वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर हमारी पृथ्वी वो कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, इसी को वेट कहा जाता है। तो मास और वेट में ये फर्क होता है। अब कहते हैं वर्क क्या होता है? ये टर्म है फिजिक्स के अंदर वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन when force is applied on a point, that point is displaced in direction of force। देखिए ये एक वस्तु है, इसके ऊपर हम यहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये
वस्तु यहां से मूव करके यहां चली जाती है, तो वर्क क्या हुआ, इतना वर्क हो गया कि ये इतनी दूरी इस फोर्स से, जो फोर्स मैंने लगाया यहां पे, इस फोर्स से इसने इतनी दूरी तय कर ली, इसको वर्क कहेंगे, ये काम हुआ है। फोर्स, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, ये वस्तु उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई है, यानी अपनी जगह से दूसरी जगह पे ये चली गई है। तो जितना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना वर्क डन ज़्यादा होगा। ज़्यादा फोर्स से इसको पुश करेंगे तो ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी। डिस्प्लेस होने का मतलब है एक जगह से हटके दूसरी जगह चले जाना। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया है और ये पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेस हो जाता है। हम इस तरह इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये वस्तु डिस्प्लेस हो जाती है। हम ये कहेंगे कि इतना वर्क डन हो गया है, यहाँ से ये चीज़ यहाँ थी, यहाँ से यहाँ चली गई है, इसका मतलब इतना काम हो गया है, इसको कहेंगे वर्क। और वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल। अब वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि भाई हमने कितना वर्क किया है, तो पहले हम ज्ञात करेंगे हमने फोर्स कितना अप्लाई किया है, और फोर्स की यूनिट है न्यूटन, यानी हमने कितने न्यूटन फोर्स लगाया है उस पे। तो पहले फोर्स ज्ञात करेंगे, फोर्स जितना लगाया है वो ले लेंगे, और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वस्तु का, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वस्तु का, तो इसको नाप के इससे उसको गुणा कर देंगे। तो वर्क को निकालेंगे कैसे, वर्क को निकालेंगे फोर्स कितना लगाया है और अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से कितनी दूरी आगे हट गया है, तो उस दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। जैसे वर्क बराबर फोर्स इनटू उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की या कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गई, उसको फोर्स से गुणा कर देंगे तो ये जूल आ जाएगा। और इसके बाद में है पावर। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। पावर का मतलब होता है शक्ति, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी हमने काम कैलकुलेट कर लिया, अब काम की तुलना जब हम समय से करेंगे, कोई आदमी उतने ही काम को 1 सेकंड में करता है, कोई आदमी 10 सेकंड में करता है, कोई उतने काम को आधे घंटे में करता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। जैसे हम बाजार से बल्ब लेके आते हैं 8 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का, उसको अपने ऐसे भी कह देते हैं इतनी पावर का वो बल्ब है। तो वो पावर जो होती है वो वाट में नापी जाती है या जूल्स पर सेकंड में नापी जाती है। तो जूल्स पर सेकंड या वाट या पावर एक ही बात है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। अब हम बात करते हैं
एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, जैसे अपने शाम को थक जाते हैं तो कहते हैं यार आज तो एनर्जी नहीं है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की ताकत, काम करने की शक्ति को ही एनर्जी कहा गया है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शक्ति नहीं कहेंगे, इसको क्षमता कहेंगे। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है काम करने की क्षमता, उसको कहेंगे एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट जो होती है वो होती है जूल। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। अब आप लोगों ने ये सुना होगा कि एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है, ना एनर्जी नष्ट होती है, यानी ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है, ना एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। एनर्जी का रूप चेंज होता रहता है। जैसे, और ये बहुत प्रकार की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, नष्ट नहीं होती। जैसे ये मेरे हाथ पे पड़ी है, इसको मैंने ऊपर ले लिया, अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसकी वजह से ये मेरे हाथ पे गिर के मेरे हाथ का नुकसान कर सकती है, तो वो एनर्जी जो है वो मेरे हाथ को नुकसान पहुंचा सकती है, तब वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। यहाँ पड़ी है, ऊपर हाथ में है, रुकी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये चलेगी गतिमान वस्तु में काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी प्रकार थर्मल एनर्जी होती है। जैसे थर्मल प्लांट जो बने हुए हैं, जिनसे कोयले से बिजली बनाते हैं, तो वो थर्मल प्लांट में क्या होता है, थर्मल एनर्जी को बिजली वाली एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने मैकेनिकल एनर्जी में मोटर चला के, कोई भी मोटर बिजली से चलती है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मल में क्या किया, कोयले की एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। काइनेटिक एनर्जी ये है, इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें नीचे गिराया तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसी प्रकार केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से जैसे दो केमिकल मिला दिए, उनमें से हीट उत्पन्न हुई, तो वो दो केमिकल मिलाने से जो हीट हुई वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसी प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी है, जैसे रावत भाटा में हमारा न्यूक्लियर प्लांट बना हुआ है, और भी इंडिया में कई जगह बने हुए हैं, तो वहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और भी जैसे जो परमाणु, एटम, बम बने हैं, वो सारे न्यूक्लियर एनर्जी को ऐसे विध्वंसक एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।